चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। वैसे हम भी आपको वैसे ही चाहते हैं, मेरे भाई हैं, मित्र हैं आप। बात करेंगे मोहम्मद रफी के बारे में। ये एक ऐसी शख्सियत है म्यूजिक की कि आपको समझ नहीं आता कि हम शुरू कहाँ से करें, वो खत्म तो कहीं पे होना नहीं है। ये पहली बार हुआ कि वो शब्दों पे स्पेशल, यानी एक शब्द पे कैसे इमोट करना है, ये मोहम्मद रफी ने इंडस्ट्री को सिखाया। नॉर्मल सिंगर होगा वो गाएगा इस जहां के लिए, धरती माँ के लिए। ये माँ भी चप्पल से मारी रहती है बचपन में लेकिन अपने मुआशरे में ये जरूर है कि लोग कहते हैं कि माँ का एक सॉफ्ट, हाँ, वो एक एम्बॉडीमेंट है सॉफ्टनेस का, एक नजाकत की, बिल्कुल हम प्यार की। तो रफी साहब कैसे गाते हैं? जो नजर नशा पिला दे। ही वॉज ए टीटोटलर, एक संत आदमी था, जिंदगी में एक बूंद जो शराब के आसपास भटकता भी नहीं था। रफी इज टू प्लेबैक सिंगिंग व्हाट शेक्सपियर इज टू लिटरेचर। तो सोनू निगम ने उनके बहुत सारे कवर वर्जन्स गाए हैं, बेशुमार गाए हैं। जब वो थोड़ा ऊपर की तरफ आ गए तो वो फंस गए किसी जगह पे। काम जो हमारे जैसे सुरीली कान वाले लोग समझ सकते हैं, समझ जाते हैं। देख के तुझको दिल डोला है, खुदा गवाह हम सच बोला है। हमें लगा कि ऐसा कौन सा गाना है जिस गाने में मोहम्मद किशोर कुमार भी गा रहे हैं, रफी भी गा रहे हैं, लता मंगेशकर भी गा रही हैं, मुकेश भी गा रहे हैं। जो हाथ भगवान ने रफी साहब के सर पे रखा था वो किसी और के सर पे रखा। ये मन्ना डे कह रहे हैं, केएल सहगल का कोई प्रोग्राम होना था, माइक खराब हो गई और केएल सहगल वाज ए मेगा स्टार। उन्होंने कहा भाई मैं माइक के बगैर नहीं गाऊंगा। तो किसी ने कहा भाई यहाँ पे एक यंग बच्चा है, वो गाता है बहुत अच्छा। सो रफी वाज ब्रॉट ऑन टू द स्टेज। इंडियन फिल्म में ये मानते हैं कि भैया स्टार ऑफ द मूवी इज द हीरो। बंदा कहता है यार ये इतना शरीफ आदमी, बोलते बोलते जैसे लगता है कि यार ये ही इज जस्ट विस्परिंग, इतना शर्मीला बंदा है, ये फट के कहां से इसकी आवाज आ गई यार, ये किस तरह से बर्स्ट हो गया। और ये लता का बहुत बड़ा एहसान है आने वाली जनरेशंस पे सिंगर्स की कि उनको रॉयल्टी मिलती है। रफी तो संत आदमी था बेचारा, खुदा का बंदा, उसे किसी म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह बोलते हैं रफी साहब आपने गाया, आपके पैसे क्यों लूटना है बेचारे। हर बार म्यूजिक डायरेक्टर्स ने लता को की जगह रिप्लेसमेंट किसी और को लाया, रफी रिप्लेस नहीं हुआ। रफी वॉज इररिप्लेसेबल। हम ऊपर के स्केल्स की तो बात करते हैं बहुत कि भाई मोहम्मद रफी जैसा कोई नहीं है, नीचे जो उन्होंने गाया है दैट इज टफर टू सिंग। उनके लोअर नोट्स को अगर किसी ने जबरदस्त यूज किया वो एस डी बर्मन ने यूज किया। दो बहुत ही अजीम म्यूजिक डायरेक्टर्स का हमने अभी तक जिक्र नहीं किया जिनका बहुत बड़ा हाथ है इनको बहुत आगे तक ले जाने में। पहली बात तो ये व्हेन मोहम्मद रफी पास्ड अवे, वो उनके कर्मों पे गिरे, उनके बॉडी टूट कर रोने लगे, मेरा बड़ा भाई मेरा दोस्त। मतलब ये वो जमाना जिस जमाने को लोग ऐसे ही कहते हैं कि रफी का दौर नहीं था। दिन ढल जाए हाय रात न जाए। अब ये गाना आप सबने सुना होगा, ये गाना गाया मोहम्मद रफी ने, और इस गाने को हम इसलिए गा रहे हैं क्योंकि इस गाने को सुन करके मुकेश रोने लगे। और ये वाकया खुद उनके बेटे ने तमाम जगहों पर बताया है कि मुकेश इस गाने को सुनते थे और सुनते सुनते रोने लगते थे, और मुकेश ने अपने बेटे को बोला कि मैं कभी भी रफी के जैसा नहीं गा सकता। और वो अपने बेटे को बोलते थे मुकेश कि गाना तो मेरी तरह नहीं गाना, मोहम्मद रफी की तरह गाना। आदाब, नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कुछ देर बात करेंगे मोहम्मद रफी के बारे में। बहुत पॉलिटिक्स, ट्रैफिक जैम, बाढ़, सब पर चर्चा होती है, वो जरूरी भी है, लेकिन हमारे जिंदगी में थोड़ा रिलैक्स करने की भी जरूरत है। और इसीलिए हमें लगा कि आज कुछ पन्ने पलटे जाएं और उन गानों पर और उस शख्सियत पर बात की जाए जिनकी चर्चा बहुत होती भी रही है, अच्छे पीसेस भी लिखे गए हैं, लेकिन हमारे जैसे लोगों को भी बात करना चाहिए द रेड माइक में, ताकि जनरेशन बदल गई हैं, उन जनरेशन को भी, नई जनरेशन को भी पता चले कि मोहम्मद रफी कौन थे, क्या थे। हमारे साथ हमारे एडिटर फॉरेन अफेयर्स सौरभ कुमार शाही हैं, और एक बहुत खास गेस्ट है हमारे साथ शब्बीर हुसैन, जो एडिटर हैं द कश्मीर न्यूज लाइन के और जर्नलिस्ट हैं, जियो पॉलिटिक्स पर लिखते रहते हैं और मोहम्मद रफी के जबरदस्त फैन हैं।
और हम सब लोग वही हो सकते हैं। और लगा कि दिल्ली में थे तो हम लोग इनको अपने स्टूडियो ले आए और कहा कि आज रफ़ी साहब पर चर्चा की जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत और शुक्रिया सौरभ, और इट्स सच अ प्लेजर बीइंग इन योर कंपनी हियर एंड टॉकिंग अबाउट द मास्टर ऑफ देम ऑल, मोहम्मद रफ़ी। मास्टर 7,000 से ज्यादा गाने गाए। शाही साहब, रफ़ी साहब का वो गाना जिस पर अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, वैसे हम भी आपको वैसे ही चाहते हैं, मेरे भाई हैं, मित्र हैं आप। तो भावुक मत हो जाइएगा इस गाने पर, लेकिन लोग भावुक होते हैं, ये हकीकत है कि कोई गाना आपके इतने दिल को छू जाए, आज भी छू जाए कि आप रोने लग जाओ, तो वो मोहम्मद रफ़ी कर सकते थे। जी, तो चर्चा शुरू करी जाए। शाही साहब, रफ़ी साहब की एक ऐसी चीज जो आपको सबसे अच्छी लगती है। देखिए सौरभ, बताएंगे तो सारा ये शब्बीर साहब शब्बीर साहब ही बताएंगे, बताएंगे, लेकिन शुरुआत हम लेकिन आपसे करते हैं। आपने अभी गाना गाया ना, चाहूंगा मैं जी तुझे बिल्कुल, और साथ जो सवेरे। जिस फिल्म का आपने गाया उसका अपना मकाम है उनके करियर में, मोहम्मद रफ़ी के करियर में और एलपी के करियर में भी। लेकिन इस फिल्म का एक दूसरा गाना है, अ, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, और शानदार गाना है। मोहम्मद रफ़ी के बारे में मैं जो अगर शुरुआती टिप्पणी करनी, तो मैं सबसे पहले ये बात बताऊंगा कि उनके आने से पहले गाने, फिल्मी गाने जो होते थे उसमें भाव पक्ष उतना डोमिनेट नहीं करता था। यानी लोग लाइंस गाते थे, शब्द नहीं गाते थे। सही बात है। ये पहली बार हुआ कि वो शब्दों पे स्पेशल, यानी एक शब्द पे कैसे इमोट करना है और उसमें कितनी इमोशन डालनी है उस पर्टिकुलर वर्ड में। यानी सेंटेंस तो अपने आप है, लेकिन एक वर्ड को किस तरह से इमोट करना है, ये मोहम्मद रफ़ी ने इंडस्ट्री को सिखाया। बाद में बाकी लोग भी करने लगे। और इसी में वो दूसरा गाना है, मैं एक छोटा सा बस एग्जांपल देना चाहता था कि एक मूड सेट हो जाए लोगों का, कि भाई समझें कि क्या किसकी बात हम कर रहे हैं। जाहिर है सेंटेनरी ईयर है, इसलिए आज हम बैठे हैं, जी 100वां साल है उनका। तो जब इस गाने में आपको याद होगा कि जाने वालों ज़रा, उसमें एक लाइन आता है जब वो कहते हैं कि इस जहां के लिए, धरती माँ के लिए। अब नॉर्मल सिंगर होगा वो गाएगा इस जहां के लिए, धरती माँ के लिए। लेकिन मोहम्मद रफ़ी माँ का जहां वर्णन आ रहा है तो वो सॉफ्ट इमोशन है। देखिए अब हमारे मुआशरे में, जी जी जी। देखिए माँ भी चप्पल से मारी देती है बचपन में लेकिन अपने मुआशरे में ये जरूर है कि लोग कहते हैं कि माँ का एक सॉफ्ट, हाँ, वो एक एम्बॉडीमेंट है सॉफ्टनेस सॉफ्टनेस की, का, एक नजाकत की, बिल्कुल। एक हम तो प्यार की। तो रफ़ी साहब कैसे गाते हैं, इस जहां के लिए, धरती माँ के लिए। वाह, तो वो ये जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक सही। वर्ड पे आप जो वो एक इमोशन माँ के साथ Accentuate करते हैं सॉफ्टनेस की ला रहे लफ्ज को। हैं, माँ ये उससे सबसे पहले किसी ने इससे जबरदस्त इमोशन है हम सबकी जी, जी, जिंदगी नहीं, में। बिल्कुल सही है। मैं टू टेक फॉरवर्ड व्हाट ही सेड, और ये बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने छेड़ी। अब देखिए, बेपनाह गाने हैं जिनके अंदर आप बड़े आराम से देखते हैं कि जो उन्होंने कहा कि एक लफ्ज पे, अब जैसे किसी अच्छी गजल का कोई शेर होता है जिसे हम जाने गजल कहते हैं, तो उस गजल का सबसे टेक अवे कपलेट होता है। इसी तरह गाने के अंदर भी या किसी अंतरे के अंदर भी कोई एक लफ्ज होता है कि वो लफ्ज ही सारा। आप एलपी की बात हो रही है तो मैं इंस्टेंटली बहुत और सारे और भी गाने हैं, बट मैं एलपी का ही एक गाना लूंगा, छलकाए जाम। छलकाए जाम आइए आपकी, उसमें एक जगह अंतरा है कि कौन हर किसी की बाहें बाहों में डाले बा। अब जो नजर नशा पिला दे, जो नजर नशा पिला दे वो ही संभाले, वो ही। लेकिन रफी साहब क्या करें, जो नजर नशा पिला दे। अब इमेजिन कि ये आदमी कितना जीनियस था, कितना गिफ्टेड था, कि ही वॉज ए टीटोटलर, एक संत आदमी था जिंदगी में एक बूंद जो शराब के आसपास भटकता भी नहीं था। लेकिन उस एक लफ्ज में ये आपको पूरा जो नशा है वो आप पे तारी कर देता है, वो इमोशन कम्युनिकेट कर। तो ये जो इन्होंने कहा सौरभ ने कि ये बड़ी खूबसूरती थी, अपार्ट फ्रॉम सो मेनी अदर थिंग्स, कि मतलब ये तो इंसान बड़ा आज मैं जाती तौर पे बड़ा एज एन आर्डेंट रफ़ी फैन मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया और मुझे मौका मिला। लिखा तो हमने भी कई बार है मोहम्मद रफ़ी साहब पे, लेकिन ये है ना कि ये एक ऐसी शख्सियत है म्यूजिक की कि आपको समझ नहीं आता कि हम शुरू कहाँ से करें और ख़त्म तो कहीं पे होना नहीं है।
ये इतना सही बड़ा समंदर है। मैंने कहीं इनका एक 40th डेथ एनिवर्सरी पे एक बाहर के किसी अखबार के लिए इनका एक छोटी सी एक लिखा था पीस इनकी शान में। तो मैं लिखा था कि जो रफी इज टू प्लेबैक सिंगिंग व्हाट शेक्सपियर इज टू लिटरेचर, इवन मोर। या बाकी डाविंची जैसे है आर्ट के लिए, या मोजार्ट टू म्यूजिक, वो रफी थे प्लेबैक सिंगिंग के लिए। तो ये थोड़ा मूड सेट हो गया हम लोगों के आज शो का। तो आज हम लोग मोहम्मद रफ़ी साहब, उनके गानों से जुड़े किस्से और उनकी जिंदगी के बारे में भी बात करेंगे। बहुत कम उम्र में उनकी जी मौत हो गई। और रफ़ी साहब के वो गाने, जब शाही साहब ने बोला कि इस पर चर्चा करनी है, तो उनके कुछ गाने सुनने लगे, तो सोनू निगम ने उनके बहुत सारे कवर वर्जन्स गाए हैं, बेशुमार गाए हैं, बिल्कुल बेशुमार। और सोनू निगम ही वो गा भी सकते, मतलब हाँ, नहीं, और कंटेम्प्रेरी सिंगर्स में किसी और उसके आसपास भी नहीं। ये इनफैक्ट हम लोग बात अभी कर रहे थे कि जो एक चीज मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ है वो ये कि गाने डिसेप्टिवली सिंपल हैं। तो जब आप उनकी आवाज में सुन रहे होते तो आपको लगता है कि यार ये क्या शानदार गाना है, ये मैं गा लूंगा। लेकिन जब आप गाने की कोशिश करते हो, और मैं आपसे, मेरा मुराद ये है कि जिनको म्यूजिक की समझ है, जो बिल्कुल ही नहीं है, जो उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जिनको समझ है, वो नहीं समझो तो ऐसे ही गा सकते हैं। हाँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जिनको समझ है वो फिर जब वो अटेम्प्ट लेते हैं, गाने की कोशिश करते हैं, तो उनको समझ में आता है कि ये डिसेप्शन था, ये मोहम्मद रफ़ी इसको आसान बना के रखा। अच्छा, हमारे बस की नहीं। मैं ये अगेन आपने बहुत खूबसूरत बात छेड़ी। मेरा काफी साल तक, चूंकि रफ़ी साहब के साथ हमारी इंट्रोडक्शन बहुत यंग एज में हुई, एज ए टीनेजर आई वुड से। फिर आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू किया, एब्जॉर्ब करना शुरू किया। फिर विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया रिसर्च वगैरह भी शुरू करनी पड़ी। बहुत सारी चीज़ें जो रेडियो वगैरह पर नहीं आती थी, वो सोशल मीडिया पे जो इनके आशिक थे उन्होंने डालना शुरू कर दी, तो हमें और पता चल गया बहुत सारे मामले इनके। मेरा काफी साल तक मैं इस भ्रम में था कि रफ़ी का तो अल्टीमेट थ्रो है ही, लेकिन मेरा मानना था कि महेंद्र कपूर, जो कि बहुत सारे उनको क्लोन ही मानते हैं रफ़ी साहब का, हालांकि प्रोटेजी भी थे, बहुत उनके सर पे हाथ था रफ़ी का। मुझे काफी ज्यादा यार महेंद्र कपूर का भी थ्रो लगभग रफ़ी जितना ही है। और उसके पीछे मेरी एक गालिबन खुशफहमी इस चीज से भी वो पैदा हो गई थी कि जो इनका सोनी महिवाल, जिसमें नौशाद ने म्यूजिक दिया था, जब ये क्वालिफाई किया इन्होंने, कोई पहली पोजीशन इनको म्यूजिक कॉम्पिटिशन में आ गई, तो श्री रामचंद्र एंड नौशाद प्रॉमिस्ड हिम कि भाई आपको ब्रेक देंगे। तो उन्होंने नवरंग में गवाया और नौशाद साहब ने सोनी महिवाल में गवाया। उसका जो सॉन्ग है बड़ा जबरदस्त सॉन्ग, जो रफ़ी ने भी गाना चाहा था, बट नौशाद गेव इट टू महेंद्र कपूर। चांद छुपा और तारे डूबे, रात गजब की आई, हुस्न चला है इश्क से मिलने, जुल्म की बदली छाई। उसमें बहुत जबरदस्त अपनी आवाज का ना कमाल की ऊंचाई तक महेंद्र कपूर गए हैं। अब मुझे इस गाने ने काफी हद तक ये कन्विंस किया था कि 19-20 का ही फर्क है, उतना कोई तूफानी फर्क नहीं। फिर साहब एक आध डेकेड के बाद मैं बैठा हुआ, अभी दूरदर्शन का ही दौर था, ये जो दिस बूम ऑफ चैनल्स अभी नहीं आया था, गालिबन मेट्रो भी अभी नहीं आया था, डीडी मेट्रो जो बाद में आ गया। तो शाम कोई फिल्म वगैरह थी, पति पत्नी और वो, उसमें एक पैरोडी सॉन्ग है महेंद्र कपूर साहब का, ओ दुनिया के रखवाले। अब उसमें वो पैरोडी अंतरा ही गाते हैं, जब वो थोड़ा ऊपर की तरफ आ गए तो वो फंस गए किसी जगह पे, काम खत्म। जो हमारे जैसे सुरीली कान वाले लोग समझ सकते हैं, समझ जाते हैं। हर एक बंदे की शायद समझ में ना आ जाए, लेकिन चूंकि कान हमारे सुरीले हैं तो हम समझ गए। फिर मैंने ये गलतफहमी मेरी दूर हो गई कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो किस ईज के साथ गाते थे, कोई भी चीज आपको, मैं एक बात कहने जा रहा हूं, आपकी इजाजत अगर हो तो, प्लीज। कि देखिए, जब हम थ्रो की बात करते हैं, एक और सिंगर जो इमीडिएटली मेरे माइंड में आते हैं कि जिनका उसी लेवल का थ्रो है, बड़ा कमाल का, एक बहुत ही बड़े उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब। कमाल आप भी देखिए कहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे भी रफ़ी साहब कहाँ पे बाजी मार देते हैं। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, और ये आप सुन लीजिए इस प्रोग्राम के बाद बड़े आराम से। जितना जितना उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ऊंचाई की तरफ जाते हैं, आवाज पतली होती जाती है। अब आप देखिए, जब रफ़ी साहब गाते हैं, जो बेस पे आवाज होती है वही क्रिशेंडो पे भी होती है जब वो ऊपर जाते हैं। बिल्कुल, यू नो, बिल्कुल ये, आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडरमाइन नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान साहब का मौसीकी की दुनिया में एक ऐसा मकाम है कि जिसको शायद टच भी नहीं किया जा सकता। मेहदी हसन साहब कहते हैं कि उस
लेवल का आज तक कोई लायकार ही पैदा नहीं हुआ है, विच इज ट्रू, जीनियस म्यूजिशियन। बट ये मैं आवाज की थ्रो की बात कर रहा हूं। अच्छा, फिर जब वो वापस व्हेन ही ग्लाइड्स बैक टू द बेस, रफी साहब उसी स्मूथनेस के साथ कहीं नीचे आ जाता पे आवाज इधर ही हिलती नहीं है। जनरली इसमें यही होता है कि आप जब एक बार सब तक ऊपर पहुंचते जी, हैं जी, फिर जी, नीचे आते हैं तो हिल जाती है, लेकिन इनकी हिलती नहीं है। आज एक और भी चीज मैं इस वक्त ऐड कर रहा था कि देखें, थ्रो तो एक चीज है ही। कई ऐसे आपको सिंगर मिल जाएंगे जबरदस्त जिनका थ्रो होता है, पर थ्रो में सुरीला रह जाना, यानी थ्रो तो आप दे रहे हैं एग्जैक्टली, लेकिन वो आवाज की क्वालिटी भी आपकी मेंटेन है। बिल्कुल वो वेवर ना हो जाए कहीं पे। एग्जैक्टली, हाँ, वो बहुत बड़ी चीज थी जो कि मतलब मोहम्मद रफी नहीं, साहब पता ही नहीं, उसी कंसमेट ईज के साथ वो हल्के नोट्स में गाते थे जिसमें ऊंचे नोट्स। अब देखिए शंकर जैक्सन, ये लोग थे, देवर द किंग्स ऑफ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा सबने बजाया, लेकिन जिस जुनून की हद तक और जिस इम्पैक्ट की हद तक और जिस खूबसूरती की हद तक शंकर जैक्सन ने जितना ऑर्केस्ट्रा फिल्मों में किया उतना किसी ने नहीं किया। पहले तो ये कि उनके ऑर्केस्ट्रा के साथ गाना ही एक बहुत बड़ा कमाल था। अब एक गाना है मेरे ख्याल में ब्रह्मचारी फिल्म का है, दिल के झरोके में तुझको बिठा कर। यार हम भी चूंकि बाथरूम सिंगर है, हल्का फुल्का गा लेते हैं इधर उधर। ऐसा कह रहे हैं सर बहुत जबरदस्त गाना गाते नहीं, हैं। वो हल्का, वो तो शौकिया है, लेकिन आप यकीन मानिए ना, थोड़ा सा कहते हैं कि सांस फूल जाती है। सांस फूल जाती है। अगेन वन ऑफ दोस डिसेप्टिवली और इतना डिफिकल्ट सॉन्ग है ना, बहुत और difficult है। कितने आराम से दिल के झरोखे में तुझको, फिर अंतरा उससे भी ऊपर। और जहां तक मेरा ख्याल है इसके लिए फिल्म फेयर भी मिला था उनको इस गाने के लिए। आई गेस One of the six film fairs, उस आई उसमें से थिंक एक ये भी दिल के झरोखे इज एन अवार्ड विनिंग मिला सॉन्ग। था। क्योंकि देखिए सर, हम लोग एक फैन की तरह बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल और फैन क्या होता है, वो जज्बाती होता है। बिल्कुल फैन का होने का सबसे बड़ा जो इंग्रेडिएंट है जी वो है कि वो जज्बाती होता है। जी तो मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हूँगा यहाँ पे, पॉलिटिकली करेक्ट होना भी क्यों है। जी तो जब ये हुआ कि मोहम्मद रफी साहब के गाने तो सबने सुने, गाए हैं, जी। बाथरूम सिंगर सभी लोग हैं, तो हमें लगा कि ऐसा कौन सा गाना है जिस गाने में किशोर कुमार भी गा रहे हैं, रफी भी गा रहे हैं, लता मंगेशकर भी गा रही हैं, मुकेश भी गा रहे हैं। वो एक गाना मिल गया हमें, अमर अकबर एंथनी एंथनी गाने का, देख के तुझको देख के तुझको दिल डोला है, खुदा गवाह सच बोला है। सर इस गाने को जब सुना, हमने आज इस गाने को 3 बार सुना क्या बात है। कि अब कंपैरिजन तो करना है तो उसी गाने को सारे लेजेंडरी सिंगर्स गा रहे हैं। जी मोहम्मद रफी साहब को सर मैं मतलब हम सब पसंद करते हैं, पर आज जब शो करना है उस व्यक्ति पर और आप रिसर्च कर रहे हैं, मोहम्मद रफी अलग, मतलब मैं किशोर कुमार जी को नहीं जी। कह रहा हूं कि खराब है नहीं अच्छे हैं, लेकिन मोहम्मद रफी साहब इस गाने में स्टैंड आउट करते हैं। देखिए आपने अच्छा कि ये टच किया आपने ये पॉइंट। एक तो ये जिन सिंगर्स के इस गाने में आपने जिक्र, ये सारे सिंगर्स अजीम सिंगर थे। बहुत जबरदस्त। किशोर कुमार वाज ए जीनियस एंड इट्स नॉट फॉर नथिंग कि आप लता मंगेशकर को सरस्वती देवी कहते हैं लोग, ठीक है जी। मुकेश की आवाज में जो पेथोस था, जो एक असर था, वो उन्हीं की आवाज में था और नेचुरल ठीक है? था। और नेचुरल था। लेकिन क्या होता है कि हम मोहम्मद रफी को किस लिए, वेयर डज ही स्टैंड आउट? ही स्टैंड्स आउट बिकॉज ऑफ हिज वर्सेटिलिटी प्राइमरली। और जो नेचुरल आवाज, अगर आप देखेंगे ना कि जिस तरह की फिनिश जो होती है, यू नो, एक बिल्कुल गोलाई की तरह, जैसे आवाज को ना किसी ने ऊपर से वो कुछ चलाया हो, वो छील लिए हो सारे, वो कुछ कोना कहीं से निकला है, कुछ कहीं से निकले। बहुत सारे जबरदस्त सिंगर भी जब गा रहे हैं तो आप पिक्चराइज करते हो, आवाज एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, लेकिन जब देखते आपके जहन में कुछ आता है चीज, तो रफी की आवाज सुन के ना पूरी लगता है कि यार पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको शेव करके जैसे कुदरत ने भेजा है, पूरा वो ग्लॉस करके भेजा है, कहीं पे कोई खराश नहीं, कुछ नहीं। ये बड़ी खूबसूरती थी मोहम्मद रफी की, ये तो नेचुरल चीजें थी। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें बहुत बड़ा हाथ मुख्तलिफ म्यूजिक डायरेक्टर्स का भी है, चाहे नौशाद अली हो, ओपी नैयर ने अपने अंदाज से गवाया, बर्मन दादा ने अपने अंदाज से गवाया, ये खुशकिस्मत लोग भी थे ये सारे कि इन्होंने इन मैस्ट्रोज के अंडर तरबियत पाई और फिर इनसे गाने सीखे और इनसे गाने गाए। और किसी भी इनमें से अजीब, उनका सबसे होनहार तालिब इल्म मोहम्मद रफी था, बिल्कुल। क्योंकि रेंज भी इतनी थी ना कि आप क्या नहीं कर सकते थे। मन्ना डे का बड़ा मशहूर एक कोट है रफी साहब के, बेशुमार है, वो तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि ही सेज के जो हाथ
भगवान ने रफी साहब के सर पे रखा था वो किसी और के सर पे रखा। ये मन्ना डे कह रहे हैं जो रफी की तरह वर्सटाइल थे और सब कुछ गा सकते थे। मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ, और बहुत पहले मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना है मन्ना डे का। हम आई वॉज इन माई टीन्स आई गेस, दूरदर्शन पे कोई संडे को एक प्रोग्राम आता था, तो दैट लेडी टॉक टू मी, सर की यू आर सच अ ग्रेट सिंगर। सर नहीं, ग्रेटेस्ट सिंगर इज मोहम्मद रफी। सर नहीं, क्लासिकल तो आप उनसे अच्छा गाते हैं। वो मन्ना डे की ग्रेटनेस भी थी। सर नो, क्लासिकल भी वो मुझसे बेहतर गाते थे, लेकिन चूंकि उनकी रेंज इतनी ज्यादा थी, वो इतना ज्यादा गाते थे, आपको ब्रैकेट नहीं कर सकते हैं। अब इसकी एक सौ और ये जरा आप सुन लीजिए अगेन, ये मैं इसमें थोड़ा सा रीइंफोर्स करता हूँ इसी बात को कि फिल्म तेरी सूरत मेरी आंखें बन रही थी, उसका बड़ा जबरदस्त म्यूजिक उसमें, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई वगैरह मन्ना डे। तो इसका गाना एक कंपोज किया बर्मन दादा ने। सो ही कॉल्स मन्ना डे एंड ही सेज कि मन्ना तुम जरा आ जाओ, तुम्हें सुनाता हूँ, मैंने कंपोज किया है गाना। तो जब ये गाना बजाया तो ही सेड कि दादा ये कंपोज मैं कब गा रहा हूँ ये गाना? बोले तुम नहीं गा रहे हो। बोला दादा मैं तो, बंगाली में उनसे बोला कि मैं तो किंग हूँ इसका क्लासिकल का। नहीं, उन्होंने कहा बादशाहों का बादशाह उधर बांद्रा में बैठा है, शायद गालिबन मोहम्मद रफी तब बांद्रा में रहते हैं। एंड ही वाज पॉइंट। और गाना कौन सा था? नाचे मन मोरा मगन दिखता थी। बहुत खूबसूरत गाना। अब देखिए, एस डी बर्मन जैसा मतलब एक अजीम म्यूजिक डायरेक्टर, और जिसको हर तरह की पहचान थी। ये नहीं था कि वो पॉपुलर म्यूजिक भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे, क्लासिकल भी जानते थे। वो मन्ना डे जैसे अजीम जो क्लासिकल मौसीकी का एक ट्रेंड उस्ताद है, कह रहे हैं कि बादशाहों का बादशाह वहां बैठा हुआ है। एक मोहम्मद रफी की एक और खासियत ये थी कि देखें, हालांकि बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, अगर जो एक ट्रेडिशनल, हाँ बिल्कुल भी नहीं। वो देखिए 11-12 साल की उम्र में उन्होंने शुरू कर दिया गाना। 13 साल के थे तो फिल्मी गाना भी जब 19-20 के ही थे जब पहला वो गुलदोश में गाया, फिल्म में आ गई। लाहौर में उन्होंने किया। हाँ, जी जी। थे अमृतसर के कोटा सुल्तान खान विलेज है, जी। टीकू घर का नाम उनका ये था। लेकिन चूंकि इनके पिताजी की एक सैलून थी जी। उधर लाहौर में, तो ये भी अपने भाइयों के साथ वहां जाके चले गए, नाई थे जी। तो, लेकिन उसमें दिल नहीं लगता था, तो इधर आ गए और बड़े गुलाम अली खान और बरकत अली तरबियत खान वगैरह लोगों से उसकी एक बड़ी इसकी भी, चूंकि आपने छेड़ दिया, आप तो इस पे भी जरा हम इसको डिटेल में बोलें इसके बारे में कि वो एक फकीर आया करते थे उस बस्ती जी, में। तो वो हल्के फुल्के गुनगुना के और एक तारा पे गाते थे। तो वो अपने आर्म्स वगैरह मांगते थे। तो ये इतना ज्यादा इनको टच किया कि ही वुड फॉलो हिम। तो वो ये भी फिर क्रूनिंग शुरू कर देते थे आहिस्ता आहिस्ता। फिर एक दफा क्या हुआ कि केएल सहगल का कोई प्रोग्राम होना था, माइक खराब हो गई और केएल सहगल वाज अ मेगा स्टार। उन्होंने कहा भाई मैं माइक के बगैर नहीं गाऊंगा। तो किसी ने कहा भाई यहाँ पे एक यंग बच्चा है, वो गाता है बहुत अच्छा। सो रफी वाज ब्रॉट ऑन टू द स्टेज एंड ही एंथ्रॉल्ड एवरीबॉडी। तो उसके बाद फिर जो है श्याम सुंदर ने उनको पहले पंजाबी फिल्म में गुलगलौच, और उसके बाद यहाँ पे मुंबई में भी पहली बार हिंदी फिल्म में गाना वगैरह दिया, और उसके बाद रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। मैं जो उसमें कह रहा था वो ये कि ट्रेडिशनल पढ़ाई नहीं थी, लेकिन क्या गाना है, वो शेर की समझ जो थी वो गजब थी। हाँ, शायर जो थे वो उनकी समझ गजब थी। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, और ये उनका बहुत बाद का गाना है, मतलब ये मेरे ख्याल से 70s का गाना है, लेट 70s का इनफैक्ट गाना है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। फिल्म में मेरे ख्याल से वो मनहर उदास ने भी गाया है, और शायद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हेमलता ने भी गाया है, और मोहम्मद रफी ने भी गाया है। अब आप जब मोहम्मद रफी को सुनते हैं तो उसमें एक जगह अच्छा, नॉर्मली क्या होता है हमारे मुआशरे में, ये है कि भाई जो अगर आशिक जो है जनरली कंप्लेनिंग नेचर का होता है, भगवान से दुनिया से कंप्लेन ही कर रहा होता है कि दुनिया ने मेरे साथ बुरा किया, भगवान ने मेरे साथ बुरा किया, मैं मेरी माशूका से मुझे मिलवा नहीं रहा। अब इस गाने का कुछ लाइन बहुत अच्छे हैं। इसमें एक लाइन आती है जिसमें वो कहता है कि ये आसमां, ये बादल, ये रास्ते, ये फजा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से, कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से, विच इज अ वेरी रेयर थिंग फॉर अ आशिक टू से इन आवर वर्ल्ड जी। तो अब तीनों के वर्जन आप सुन लीजिए जाके, हम चाहेंगे दर्शक जाके सुने तीनों के वर्जन। हेमलता ने भी मेरे ख्याल से गाया है, मनोहर उदास ने गाया, मोहम्मद रफी ने गाया। जब मोहम्मद रफी कहते हैं, जब वो पार्ट आता है और वो कहते हैं कि हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से, कई दिनों से शिकायत नहीं
जमाने से, तो आपको सही में लगता है कि ये आदमी, इसकी आज कोई शिकायत है नहीं, इसकी दिल से आवाज सारी आती है। शिकायत खत्म हो गई खत्म है। हो गया। अब वो उस इमोशन को कर देना, वो मनहर उदास या कोई भी, सबने वही लाइनें वो पढ़ी जो हैं। वो जो इवोक करना होता था ना, अब देखिए, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं जो आप बात कर रहे हैं ना कि लफ्ज पे जोर देना या किसी सेंटिमेंट को एक लफ्ज में, एक सेंटिमेंट, महबूबा महबूबा, नहीं वो तो खैर बात की चीज है, मैं नहीं बिल्कुल सही है, वो उसमें जो एक्सूबरेंस है, बिल्कुल। जो सिंटिलेटिंग उसमें इम्पैक्ट लाना है, वो किस तरह से आज लाते हैं। ये गा रहे हो, फिर वो अचानक से आप सुनो मोहम्मद रफी, अगला गाना सुनो लूप पे महबूबा, अरे मतलब ओके, ये आदमी ये गाना गा रहा है, फिर वो महबूबा महबूबा वैसे ही। वही रेंज की बात है ना, हम बात कर रहे थे ना कि आप देखिए, प्यासा एक लैंडमार्क मूवी है इंडियन सिनेमा की, बड़ी शानदार मूवी है। उसका ट्रैजिक पार्ट सिर्फ ये है कि जो कि बाद में दिलीप कुमार साहब ने रिग्रेट भी किया और काफी उनके पांव पड़ते रहे गुरुदत्त की, भाई आप लीड करो, बट ही वाज डूइंग दिस देवदास साइमल्टेनियसली, सो ही रिफ्यूज्ड। खैर ये तो साइड में मैंने एक बात कही। आप बताइए कि साहिर के वो गीत जो कि उनके जिनके इर्द गिर्द, उस सब के इर्द गिर्द फिल्म घूमती है, उस सारी फिल्म की स्टोरी वो गाने बताते हैं, वो जो उन गानों की डेप्थ है, वो जो उन गानों की उदासी है, वो जो उन गानों में फिलॉसफी है और लाइफ की बिटर रियलिटीज हैं, वो कौन उस तरह से बता सकता था जिस तरह से मोहम्मद रफी ने बताए। देखिए, साहिर कोई लिरिसिस्ट नहीं था, साहिर ये वो लोग थे जिनकी लिरिक्स भी आला दर्जे की शायरी होती थी। फिलोसफर थे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, सेकेंडरी लिरिसिस्ट थे, बिल्कुल। मेनली फिलोसफर बिल्कुल, थे भाई। वो इनकी लिरिक्स भी हाई क्वालिटी शायरी होती थी। बिल्कुल। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, वो जब गाते हैं, या जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, सना खाने तकदीश मशरिक का, मशरक कहाँ है, एंड देन सर जो तेरा चकराए। बिल्कुल। यू गेट माई पॉइंट। बिल्कुल। और इसी से मुझे ये ख्याल आता है कि देखें, इंडियन फिल्म में, अब चूंकि आप सर जो तेरा चकराया आपने बोला, तो उससे मुझे ये ख्याल आया कि इंडियन फिल्म में ये मानते हैं कि भैया स्टार ऑफ द मूवी इज द हीरो, बिल्कुल हर चीज उसके अराउंड सही कह रहे हैं। घूम रही होती है। जी जी, तो आप कह सकते हैं कि भाई किशोर कुमार जबरदस्त हैं, तो किशोर कुमार को किशोर कुमार बनाने में अमिताभ बच्चन का भी रोल है, और क्या कहते हैं, राजेश खन्ना का भी रोल है, और राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को वो बनाने में भी किशोर कुमार का रोल बात है। लेकिन ये एक चीज जो मोहम्मद रफी को बाकी सबसे जुदा करती है, वो ये करती है कि रैंक एवरेज एक्टर्स जो अपने जमाने में स्टार बन गए, they were piggybacking on सिंपली बिकॉज दे लिप सिंक्ड lip synced मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी। मैं आपकी देखिए, दो बड़ी मिसालें तो आपकी राजेंद्र कुमार और शमी कपूर है ही है। बिल्कुल। ये तो ये आपके टाइम के स्टार्स भी थे। हाँ, दोनों ने इस बात से कभी ऐतराज नहीं किया, उन्होंने खुल के ये एक्सेप्ट किया है कि, और शमी कपूर तो बरबला कहते थे कि रफी नहीं होता तो मैं नहीं होता। अच्छा, उससे अब बड़ी मैं चीज़ तो है। इससे नीचे जा रहा हूँ, नहीं, वही आ आपको खरीद नहीं, क्या? वही हाँ। वही इनसे फिर नीचे दर्जे हम जाते हैं, तो दो लोग जिनकी फिल्में बड़ी जबरदस्त चले, बहुत ही एवरेज, एक तो जय मुखर्जी थे, एक फिर आपके विश्वजीत। हाँ, इनके पुकारता चला हूं मैं गली गली, मतलब ये मेगा हिट्स हैं। आज को क्या जानता है कहाँ, विश्वजीत जिंदा है बाय द वे, हयात से हैं। उनका बेटा प्रोसेनजीत उनसे बड़ा एक्टर है भारत में, लोग उसको जानते हैं, बंगाली इंडस्ट्री नहीं जानते। विश्वजीत इज अलाइव, मेरे ख्याल से आते रहते हैं, आते रहते हैं। हयात से हैं। कौन पूछ रहा है? वो गाना है पुकारता चला, और फिल्में भी चली उस दौर में। चली हुई है। अब राजेंद्र कुमार सर अप्रैल फूल आपकी, जैसे उसमें गाने देखिए आप, टाइटल सॉन्ग तो था ही था, फिर मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहां की खाक मोहब्बत, यू नो, या आ गले लग जा, उसमें अच्छा आ गले लग, उसमें देखिए ना जो गनगरज शंकर जयकिशन ने ऑर्केस्ट्रा की ली है, बंदा कहता है यार ये इतना शरीफ आदमी, बोलते बोलते जैसे लगता है कि यार ये ही इज जस्ट विस्परिंग, इतना शर्मीला बंदा है, ये फट के कहां से इसकी आवाज आ गई यार, ये किस तरह से बर्स्ट हो गया, एंड ही इज मैचिंग दैट ऑर्केस्ट्रा टोन फॉर। और राजेंद्र कुमार का मैं इसलिए स्पेशली नाम लेना चाहता हूँ कि ये सारे नामों में सबसे बड़े राजेंद्र कुमार जुबली स्टार है ना, हर फिल्म जुबली स्टार बोलते हैं। तो आपको लगेगा कि इतने बड़े स्टार थे, इतनी सिल्वर जुबली हुई, फौत कर गए, तो उसके बाद कौन याद कर रहा है? कौन सा एनुअल आपको, कहाँ आपने देखा है राजेंद्र कुमार एनुअल फेस्टिवल हो रहा है? कहीं नहीं। जी जी बिल्कुल, लेकिन वो सारे कौन है जो सपनों में आया, आप भी सुना एग्जैक्टली, क्योंकि वो मोहम्मद रफी हैं जिस पे आप पिगी बैंक करके, जिसके पीठ पे जी जी याद किया जाए बीते दिलों की, इनके पिक्चराइज किए हुए गाने सारे। तो मुझे, और आप भारत में और दोनों तरफ में, ये बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ,
कि ये जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूं कि मेल और फीमेल में आप कोई और सिंगर बता दें भारत में जिसके कारण से रैंक एवरेज एक्टर्स जो हैं वो स्टार बने हों, नहीं है। सौरभ, आपने थैंक यू वेरी मच फॉर अगेन इस पे आपने बात की, तो अब हमें एक दूसरी तरफ भी ले जाता है। मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प सा हम सब ने सुना हुआ है, जब when लता एंड रफी फेल आउट, वो रॉयल्टी के इशू पे। हाँ, ये लता और रफी वाला किस्सा भी था हमारे नोट्स में, क्योंकि आप जब जिक्र करते हैं तो पूछ लेता हूं। चूंकि रफी तो संत आदमी था बेचारा, खुदा का बंदा, उससे किसी म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह बोलते हैं रफी साहब आपने गाया, आपके पैसे क्यों लूटना है बेचारे इनको, या इस तरह का कुछ बोला होगा। जो लता वाज राइट हियर कि रॉयल, हालांकि मैं भी ये ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूं कि इस मामले में लता मंगेशकर सही थी। मतलब रफी की सादगी थे, वो मान गए कि हाँ एक बार गाया फिर हमें कुछ नहीं चाहिए उसके बाद। और ये लता का बहुत बड़ा एहसान है आने वाली जनरेशंस पे सिंगर्स की कि उनको रॉयल्टी मिलती है। लेकिन ये तो खैर अलग बात हुई। जो इसका मेन पहलू है वो ये है, व्हेन दे फेल आउट सो दे, अब ये आपस में गाते नहीं है। वो जो 3-4 साल की गैप रही, उस गैप में हर बार म्यूजिक डायरेक्टर्स ने लता को की जगह रिप्लेसमेंट किसी और को लाया। रफी रिप्लेस नहीं हुआ, रफी वॉज इररिप्लेसेबल। सुमन कल्याणपुर को लाया, किसी और को लाया, लेकिन रफी की जगह किसी और को नहीं लाया। जो एक ब्रीफ स्टिंट रफी सिर्फ 2 बार, एक जब एक उनकी नाराजगी हुई ओपी नैयर के साथ, जो टेम्परामेंटल भी थे, बड़े अच्छे भी थे, और ये आपस में देवर एन ऑसम ट्यूसम, मैंने कहीं पे लिखा था कि जो इनके जुगल भाई और आपस में पंजाबी में बोलते थे, यारी दोस्ती भी बड़ी अच्छी। नाराजगी हो गई 2-3 साल बाद, उसको भी समझ आया यार महेंद्र कपूर अच्छा गाता है लेकिन ही कांट डू फॉर मी व्हाट रफी वाज डूइंग फॉर मी। एंड शायद वहां से थोड़ा सा उनका ग्राफ भी फिर गिरना शुरू हो गया और फिर वो ही जस्ट वेंड अवे। तो या आप ले लीजिए बी आर चोपड़ा की एक पर्सनल ईगो था, ही वांटेड कि रफी उनके लिए एक्सक्लूसिव, उन्होंने कहा नहीं ये ऐसा नहीं होगा, मैं मुझे सबके लिए नहीं सर कि नहीं जी मैं आपको फिर फिनिश करूंगा। फिनिश वो नहीं कर सके, वो महेंद्र कपूर को गवाते थे लेकिन फिर फंस जाते थे कहीं ना कहीं पे। और रफी साहब बेचारा सादा सा बंदा था, उसको फोन आ जाता था, उनको वो कहता ठीक है जी आपके लिए भाई हमें आपके वो जैसे वक्त का टाइटल सॉन्ग है या आंखें फिल्म का टाइटल सॉन्ग है, इस तरह के बड़े गाने हैं। तो बी आर चोपड़ा की एक फिल्म में सुनील दत्त पर पिक्चराइज किया होगा, बहुत ही मशहूर नज्म है साहिर लुधियानवी की, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। बहुत जोर किया रवि ने भी। और सर 2 लाइन इस गाने के जरूर गाएं आप प्लीज। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, ये गाया वो, और अच्छा गाया है महेंद्र। और बेहतरीन लाइंस हैं, लाइंस है वो शानदार। ताल्लुक बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, लेकिन क्या लाइन जी ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो साहिर बड़ा मजिद था और रवि को भी पता था एज कंपोजर कि ये यार रफी साहब का गाना है जिस तरह से मैंने कंपोज किया। लेकिन अब उन्होंने दिखाया, बिहार ने कहा नहीं यार ये महेंद्र गाएगा, जबरदस्त गाया, वो अच्छा गाया है महेंद्र कपूर ने। लेकिन जब आप फिर अंतरे की तरफ जाते हैं ना, आपको पता चलता है कि वहां पे रफी साहब क्या करते हैं और कहाँ पे हल्के से अकड़ जाते हैं, जहाँ पे फंस जाते हैं थोड़े से महेंद्र कपूर। रफी एक गाने को जो अपनी खूबसूरती होती थी फिर कई नॉचेस अप उसके बाद ले जाते थे। जो हम अभी इस प्रोग्राम से पहले भी कैजुअली हमारी हल्की फुल्की बातचीत होती थी ना कि रफी आपको कहीं पे हरकत देनी हो, मुर्की देनी हो, वो सटलनेस के साथ करते थे। वो आपको बताते थे देखो मैं क्या कर रहा हूं, आपको पता चल कोई खूबसूरत चीज यहां पे हो गई, बट इट वोंट जंप आउट ऑन यू। जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे सिंगर्स का कि उनको बहुत कुछ करना पड़ता है कि देने के लिए, ये बड़ी खूबसूरत और एक और भी चीज मैंने नोटिस की कि देखें क्या होता है कि जनरल जनता जो होती है वो कई बार ये कोशिश करती है कि गाने को जो उसका आइडल जो है, जो सिंगर है गा रहा है, उसको वो गा सके। जाहिर है कि मोहम्मद रफ़ी के मैक्सिमम गानों में आप नहीं गा पाएंगे क्योंकि आप उसको नहीं कर सकते। देन यू लुक फॉर अदर जहाँ पे इजी सॉन्ग्स होते हैं, जिसके सॉन्ग्स ज़्यादा आसान होते हैं, जो लोग भी गा लेते हैं, तो उनकी मकबूलियत जो है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन रफ़ी साहब के जो फैंस भी हैं उसमें मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा चंक, अच्छा वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप रेडियो पे गाने आते हैं, जब आप एफएम पे गाने सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी के, या रेडियो पे जो लोगों के फरमाइश से आते हैं गाने, वो अगर आप सुनते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि एक्चुअली में सम ऑफ द ग्रेटेस्ट मोहम्मद रफ़ी सॉन्ग्स जो हैं वो उनके फैंस भी, फैंस कहने मतलब जनरल फैन, नॉट जो रसिक हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी उतनी बार प्ले नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो
by even Mohammad Rafi's standards, those are really tough song to replicate. तो जैसे मैं एक बहुत शानदार गाना है उनका, तू मेरे सामने है तेरी जुल्फें हैं खुली, आप उस गाने को सुने, उसके पीछे ना एक सिंगल सा नोट चल रहा है। आप खुद सीखे हुए क्लासिकल, तो आपको ये बात पता होगी कि अगर आपने बचपन से क्लासिकल म्यूजिक किसी बाजे के साथ सीखा है, यानी अगर आपने हारमोनियम के साथ सीखा है, अगर आपको यहाँ गाना पड़ जाए बिना हारमोनियम के, नहीं गा आप वो लाइन ही नहीं ले पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे सुर जाके नहीं रुकना सुर है। नहीं सुर नहीं सुर आते सदेगी नहीं नहीं, आते नहीं ठीक है, क्योंकि आपने बचपन से आपका कान जो है आपकी हाँ। आवाज नहीं सुना है, उसने म्यूजिक बाजा सुन सुना है, लिया, बाजा ठीक है, सुना है। बाजा सुना है उसने। इस गाने में आप देखिए पीछे कुछ नहीं चल रहा है, एक सिंगल से टॉ ऐसे चल रही है। आप, मैं चाहूंगा कि दर्शक ये गाना सुने, तू मेरे सामने है तेरी जुल्फें हैं खुली, तेरा चल और आप रहा उस गाने को गाने की कोशिश करेंगे, नहीं गा पाएंगे। ट्रेंड सिंगर्स नहीं गा पाएंगे उस गाने को, इतना डिफिकल्ट है। या और जैसे वो सारी इंटॉक्सिकेशन जो उस गाने में है वो किस तरह से पोर्ट्रे की है। एग्जैक्टली अच्छा, बड़ा सेंसुअल सॉन्ग है, जिस बहुत तरह से sensual song, हाँ। चढ़ाई हुई के बहुत सेंसुअल सॉन्ग है। या आप दूसरा उनका एक गाना देख लीजिए, तुम्हें तुमसे कहूँ एक बात, अगेन हाँ, मतलब वो इतना स्लो बहुत नीचे विस्पर कर रहे होते कर रहे हैं उस गाने में। अच्छा, ये एक चीज बहुत समझनी जरूरी है, कई बार लोग ये मिस्टेक कर जाते हैं। हम ऊपर के स्केल्स की तो बात करते हैं बहुत कि भाई मोहम्मद रफी जैसा कोई नहीं है, नीचे जो उन्होंने गाया है दैट इज टफर टू सिंग, वो और मुश्किल है। ऊपर वाला तो हो विस्पर में सकता है, इम्पैक्ट देना, हाँ, वो तो आवाज की क्वालिटी है, वो चलो ठीक है। हो सकता है आप बहुत बहुत प्रैक्टिस करके वहां पर कर लें, इसमें लेकिन ये इफेक्ट देना, तुमसे कहूँ एक बार, आप प्रैक्टिस करके गा के देख लें कि ये नहीं गा। कितना कितना मुश्किल। मतलब बात वही है कि आपको जो गाने सुनने में लगेगा आसान है, और जब आप गाने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं ये तो सिर्फ रफी करता है। एग्जैक्टली, जैसे उनकी एक सॉन्ग है, कहीं से मौत को लाओ कि गम की रात कटे। बिल्कुल। अच्छा, ये सारे गाने आपको रेडियो पे कभी सुनाई नहीं देंगे। क्यों नहीं सुनाई देंगे? क्योंकि दीज आर नॉट योर ट्रेडिशनल रफी सॉन्ग्स, जो हो सकता है कि आप थोड़ी मेहनत करके 18% मतलब 18-20 में आप गा लें। ये ऐसे हैं जो आप 18 भी नहीं गा पाएंगे, आप उसमें 15 रह जाएंगे। तो वो दर्शक भी उसकी फरमाइश नहीं करते। बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ये जो सॉन्ग्स है, अच्छा इनमें से कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं जो मोहम्मद रफी ने बहुत साल पहले, जिस जमाने में इंडियन एक्सप्रेस नया नया आया था, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था इंडियन एक्सप्रेस को, और उन्होंने अपने 5 गाने उनसे पूछे, जैसे नहीं पूछते कि आपने बेहतरीन अपने 5 फेवरेट बताइए। उनके कुछ गानों में ये जो गाना है तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, और तुमसे कहूँ एक बात, और ये सारे जो उन्होंने मोहम्मद रफी ने लिस्ट किए थे, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि उस 5 में से 4 गाने ऐसे थे जो जिसको हम मेन स्ट्रीम सॉन्ग्स नहीं कहते, जो मतलब कहीं छोटी फिल्म में थे और कहीं वो रह गए, वो उतनी मकबूलियत नहीं मिली। बट दोज आर वेरी वेरी टफ सॉन्ग। नहीं, आप बेशुमार ऐसे चाहे डुएट्स और ये जो उन्होंने बिल्कुल जो आपके नॉन डिस्क्रिप्ट कंपोजर्स थे, ठीक है जी, कहीं वो जी एस कोहली थे या बल्लोसी रानी, सी अर्जुन, और वो इतने शानदार, और इनकी एक क्वालिटी भी थी, सी ग्रेड फिल्म वाला भी कोई म्यूजिक डायरेक्टर सबके लिए पैसे ले, कोई 1-8 रुपया, वो अपने वो बिहार वाले चित्रगुप्त, उनके लिए बहुत अच्छे गाने दिए, लिए तो बहुत ही शानदार गाए। चित्रगुप्त के तो चल उड़ जा रहे पंछी, हालांकि वो पहले तलत महमूद ने गाया था, तो बट वो जब वो इम्पैक्ट नहीं आया जो उसमें चाहिए गाने में, तो वो रफी साहब से फिर बाबी फिल्म का गाना है, बहुत ही शानदार। तलत महमूद के लिए तो बड़े, और ऐसे तो देखिए बहुत सारे वाकये हुए ना, कि आपको याद होगा मेरे ख्याल में ये जो टेलीफोन पे सुनील दत्त एक गाना गाता है, जलते हैं जिसके लिए सुजाता का है मेरे ख्याल, सुजाता का, एस डी बर्मन का म्यूजिक है, तो और बहुत जबरदस्त महमूद बहुत ही जबरदस्त, और फिल्म भी बहुत अच्छी थी अपने जमाने के हिसाब से, काफी प्रोग्रेसिव बिमल रॉय की मूवी थी, तो कास्ट के ऊपर, बिल्कुल। तो उसमें क्या हुआ कि बर्मन दादा चाहते थे कि रफी ये गाए, बट समहाउ बिमल रॉय कुड प्रिवेल अपॉन हिम कि नहीं जी तलत महमूद गाए। उसमें तलत महमूद को एक बहुत हर्ट हुए थे तलत, क्योंकि एस डी बर्मन ना अपनी ब्लंटनेस के लिए बड़े मशहूर थे। तलत महमूद ने पूरा जी लगा के गाया और बड़ा जबरदस्त है। जो ही गाने की रिकॉर्डिंग खत्म हुई, विदाउट सेइंग ए वर्ड टू तलत महमूद, एस डी बर्मन डैश्ड आउट ऑफ द रिकॉर्डिंग रूम, और ही वाज हर्ट कि मैंने इतना, आई थॉट कि दादा मेरे को पैट करेंगे, लेकिन वो वजह ये थी कि दादा को ये पता था कि इसने बहुत ही अच्छा गया, लेकिन उसमें जो गाने के अंदर जो चीजें है ना, रफी हल्की फुल्की इधर उधर करके उसको किसी और लेवल पे लेके चला जाता है। हालांकि जबरदस्त है, आप ये बहुत प्रोबेबली तलत महमूद की जिंदगी के टॉप 5 गानों में, नहीं डेफिनेटली बहुत ही, और उसने गाया भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई हमें ये नहीं होना चाहिए कि उसने कैसा गाया है। अक्सर लोग ये कहें यार इससे बेहतर क्या गाया जाता, लेकिन अब जो हम जैसे रफी के शहदाई हैं और जिन्होंने स्टडी किया है और जुनून की हद तक स्टडी किया है, तो उनको पता है कि क्या करता। और दादा तो
खैर माहिर थे इस खेल के, तो इनफैक्ट मैं सोच ही रहा था कि आप शबीर साहब आप ये बताएं जो इनका कोलैबोरेशन एसडी बर्मन के साथ है जी उस पर कुछ बताएं। देखिए एसडी बर्मन के साथ जो, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि नौशाद ने रफ़ी के हायर नोट्स को एक्सप्लोर किया, उनके लोअर नोट्स को अगर किसी ने ज़बरदस्त यूज़ किया वो एसडी बर्मन ने यूज़ किया। अब आप देखिए कि जब ये हुआ कि जो उस टाइम के 3 मेजर हीरोज़ थे, जो लीड एक्टर्स थे, स्टालवार्ट्स थे उस दौर के, दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद। दिलीप कुमार के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ हो गई थी, मुकेश गाते थे राज कपूर के लिए। देवानंद का ये था कि किशोर ने तो गाया था बट पर्टिकुलरली यार मेरी आवाज़, ही हैड अ लाइकिंग फॉर किशोर कुमार। आप देखिए कि और किशोर कुमार से बेपनाह गाने उस दौर में भी, जब बाकी कंपोजर्स नहीं गवाते थे, एसडी बर्मन गवाते थे। और बहुत टाइम किशोर ने एसडी बर्मन के इसमें और मेरा पर्सनल व्यू है कि किशोर कुमार के बेस्ट सॉन्ग्स एक्चुअली उस जमाने के। नहीं एब्सोल्युटली, वो मुसीबत ये है ना कि बाद के जो गाने वो भी बड़े जबरदस्त गाने, लेकिन ये बहुत उससे, अगर आप थोड़ा वो जो उससे पहले वाले गाने आप सुनेंगे ना एसडी बर्मन किशोर कुमार का जो कोलैबोरेशन है बहुत शानदार, अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, और मोस्टली पिक्चराइज्ड ऑन देवानंद। लेकिन क्या था कि आप देखिए गाइड फिल्म में भी कहा जाता है कि देवानंद वांटेड किशोर कुमार टू सिंग, लेकिन नवकेतन के बैनर के लिए कंपोज एसडी बर्मन ही करते थे। बर्मन दादा सिर्फ फाइन, तुम्हें किशोर से गंवाने हैं ना ये गाने, ऐसा करो मैं निकलता हूँ, किसी और कंपोजर कर लो। ही सर कि दादा आप बैठो, जो करना है करो। एंड देन यू नो दिन ढल जाए रात ना आए, या क्या से क्या हो, जो जब वो हो गया तो ऑल ऑफ दीज पीपल वेंट एंड थैंक्ड एसडी बर्मन की, दादा ये आप ही की नजर थी, और क्या आपने ये एसडी बर्मन न्यू कि मोहम्मद रफ़ी क्या थे। वो मैंने आपको क्लासिकल सॉन्ग की एक मिसाल भी दी मंदादे के सामने, या आप देखिए देवानंद पे ही पिक्चराइज किया गया एक बड़ा जबरदस्त, उसका एक बंगाली वर्जन है पुराना, इन्होंने खुद गाया है, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले। क्या शानदार सॉन्ग है, और मुश्किल सॉन्ग है, अगेन बहुत वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग, बहुत हल्के से आपको खूबसूरती से उसको गवाया है एसडी बर्मन ने इनसे। और एसडी बर्मन का ये भी था, अगर आप एसडी बर्मन जहाँ पे ज़रूरत होती थी वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे, लेकिन जहाँ पे उनका ये था कि हिज बेसिक थ्रस्ट वाज ऑन वॉइस। और रफ़ी साहब के साथ भी एक और बहुत ही 3 देवियाँ फिल्म का मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त एक गाना है कि बहुत ही खैर बात करते करते मुझे याद आएगा 1-2 गाने उसमें किशोर ने भी बड़े अच्छे गाए और उन्होंने भी गाए। मतलब एसडी बर्मन और रफ़ी की तो बहुत आगे तक कोलैबोरेशन जाती है। 70s में भी अभिमान में अभी अवार्ड भी मिला, तेरी बिंदिया रे वगैरह, और बहुत, और फिर इवन जिस फिल्म के बारे में ये कहा जाता है कि जी विच ब्रॉट किशोर कुमार इनटू यू नो द सेंटर स्टेज ऑफ प्लेबैक सिंगिंग एज फार एज मेल दिस प्लेबैक सिंगिंग इज कंसर्न, आराधना, उसमें भी बहुत शानदार गाने मोहम्मद रफ़ी के जो गुनगुना रहे हैं, भंवरे खिल रही है कली कली, या वो व्हाट्स दैट सॉन्ग, आज सोमवार है हमको तुमसे, बहुत ज्यादा। एंड थ्रू आउट 50s के आसपास जब ये कोलैबोरेशन शुरू हुई, बागों में बहार है, देन इट वेंट राइट अप टू आखिरी दौर तक, लगभग जो उनकी चंद आखिरी फिल्में हैं उन्होंने उसमें भी रफ़ी ने गाया है उनके लिए। एंड he knew what मोहम्मद। अगर मैं आपसे ये पूछूं, और जाहिर है कि वो एक तरीके से बेवकूफ़ाना होगा, लेकिन अगर फिर भी मैं आपसे कहूं कि अगर आपको मोहम्मद रफ़ी का कोलैबोरेशन जिन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ हुआ, उसमें मैं आपसे कहूं कि सिर्फ आपको एक चुनना है। आपने खुद ही बताया कि दर्जनों ऐसे थे जो बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्म में भी कर रहे थे, और जो मेन स्ट्रीम थे वो तो थे ही थे। एक आपको बताना हो जिसका इन्फ्लुएंस, और राइदर ये कहने कि जिसमें दोनों एक दूसरे के सक्सेस में जो है वो भागीदार बने, तो वो कौन म्यूजिक डायरेक्टर? देखिए मेरे लिए ये ट्रायल बाय फायर होगा क्योंकि मैंने इसको इतना क्लोजली ऑब्जर्व भी किया है, देखा हुआ है कि, और बिल्कुल स्टडी भी किया है इन सारी चीज़ों का। ये बहुत ही डिफिकल्ट इस डिसीजन पे पहुंचना है, बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि एक तो इनका बॉडी ऑफ वर्क इतना ज़्यादा है कि उसमें से आप क्या क्या उठा लेंगे। फिर जो, और हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ इनकी एक अलग तरह की का काम है।
जो इनका काम नौशाद के साथ है वो नौशाद के साथ है, जो इनका काम एस डी बर्मन के साथ है वो एस डी बर्मन के साथ है, जो इनका काम शंकर जयकिशन के साथ है वो उनके साथ है, ओपी नैयर के साथ है वो उनके साथ। फिर हम दो बहुत ही अजीम म्यूजिक डायरेक्टर्स का हमने अभी तक जिक्र नहीं किया जिनका बहुत बड़ा हाथ है इनको बहुत आगे तक ले जाने में, और रोशन, ये हालांकि तब तक एस्टैब्लिश हुए थे, रोशन और मदन मोहन। मदन मोहन। लेकिन आप देखिए ना कि वो भी जो रिपर्टोर है उनका रोशन के साथ और मदन मोहन के साथ, वो देखिए वो एक अलग क्लास है बहुत ही। आप मैं अक्सर कहता हूं कि अगर मोहम्मद रफ़ी ने सिर्फ एक गाना गाया होता और साहिर ने सिर्फ वो एक गाना लिखा होता और रोशन ने सिर्फ वो एक गाना कंपोज किया होता, तब भी वो इन द एनल्स ऑफ द इंडियन फिल्म म्यूजिक ऑल टाइम ग्रेट्स होते। जिंदगी भर नहीं भूलेंगे बरसात की रात। सर थोड़ा गुनगुनाइए हमारे दर्शकों को। जिंदगी भर नहीं भूलेंगे वो बरसात की रात। ये बहुत ही खूबसूरत, दिस इज एक सॉन्ग है जो विच इज टीमिंग विद रोमांस, लॉन्गिंग, और किस खूबसूरती से साहिर ने लिखा है। और साहिर के पास ये था ना कि उनके अल्फाज में जादूगरी थी, जो उनकी शायरी की इमेजरी थी वो इतनी ताकतवर होती थी कि यू कुड पिक्चराइज द सिनारियो, कि आप रेडियो पे भी सुनते हो आपको सारी चीजें आगे दिखाई देती हैं। और ये कितना जबरदस्त कंपोजिशन है, कितना शानदार कंपोजिशन है। और फिर रफ़ी ने किस तरह से इन जज्बात को इवोक किया है, किस तरह से उनको पोर्ट्रे किया है, वो एक अलग ही लेवल की बात है। मदन मोहन के साथ तो कितने ही गाने आप गाओगे, सॉफ्ट नोट्स के हो, हायर नोट्स के, इवन डुएट्स कितने ही अच्छे हैं। आप देखिए कि जब लैला मजनू ऋषि कपूर के लिए बन रही थी तो ये कहा गया कि भाई ये तो आज के जो अब बचे हुए हैं पुराने लेजेंड्स, उनमें सब मदन मोहन साहब ही इसके साथ जस्टिस कर सकते हैं। मदन मोहन ने बड़ी दो स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी, भाई मैं एक शर्त पे लैला मजनू का म्यूजिक दूंगा, लिरिसिस्ट मुझे चाहिए साहिर, सिंगर चाहिए मुझे रफ़ी। एंड दिस इज व्हेन किशोर वाज रेनिंग सुप्रीम, बिकॉज़ ये 70s की बात हाँ। तो ये इन लोगों के आपस में वो कितने ही गाने हैं, आप कितना मतलब फिर तो हम शायद 10-12 घंटे का किसी दिन बैठ के करना है। सर चूंकि आप किशोर कुमार और रफ़ी दोनों की का जिक्र कर रहे हैं, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के संबंध कैसे थे, उनके रिलेशनशिप कैसा था? रिलेशनशिप के बारे में आपको कई बार शाहिद रफ़ी ने भी कहा और जो अमित कुमार ने भी कहा है। पहली बात तो ये व्हेन मोहम्मद रफ़ी पास्ट अवे, वो उनके कर्मों पे गिरे, उनके बॉडी फूट कर रोने लगे, मेरा बड़ा भाई, मेरा दोस्त। ये जो आपने नितिन मुकेश के बारे में कहा, जो कि अक्सर नितिन मुकेश कहता है कि जब व्हेन यू वर ओपनिंग दिस शो कि कहा कि रफ़ी के गाने, ये कई बार अमित कुमार से भी पूछा नहीं, मैं अपने गाने गाऊंगा, तुम रफ़ी साहब के गाने गाना। इन सबको पता था रफ़ी साहब क्या है, ये इसमें कोई नहीं, ये बाद में हम कोई किसी तरह की देखे। आई एम डाई हार्ड किशोर कुमार फैन, ये आपको बता दूं, बहुत ही जबरदस्त। जब आप उनको सुने क्या आवाज है और किस शानदार तरीके से गाते थे। और ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन कि उनको क्लासिकल गाना नहीं आता था। अब चूंकि आपकी इजाजत से मैं क्विकली एक बात बता दूं जिन लोगों को ये, क्योंकि बिकॉज दिस इज गोइंग टू ऐड टू द पीपल्स नॉलेज ऑल्सो। चित्रगुप्त की इसमें इन्हीं पे पिक्चराइज किया हुआ सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत गाने उसमें और भी इनके हैं। पायल वाली देख, इट्स अ टेरिफिक क्लासिकल सॉन्ग किशोर ने गाया है और बहुत पहले गाया है। अब हमने क्या फैला रखी है, क्लासिकल आता नहीं था। या एक बहुत बड़ी क्वालिटी किशोर कुमार की ये कि वॉइस क्वालिटी लास्ट सॉन्ग तक, मरते दम तक सेम रही, ये और किसी सिंगर में बहुत ही बढ़िया। आप लता मंगेशकर, ऑफ कोर्स हम सब कहते हैं भाई सरस्वती के अवतार है, लेकिन अब आप पोस्ट लम्हे लेकिन के लता मंगेशकर बदल गए और प्री लम्हे लेकिन के था कि हाँ एग्जैक्टली वो आपको लग जाता था कि भाई ठीक है, मतलब वो चल रहा है। किशोर कुमार 87 में उनकी मौत हुई, 87 तक में जो रिकॉर्डेड गाने जो 1990 में जाकर रिलीज हुए 3 साल बाद, पूरी आवाज की क्वालिटी यूथफुलनेस के साथ वो गाते थे। तो खैर बात हो रही थी संबंधों की, तो इनकी कैसी रिलेशन, बड़ी बहुत ही जबरदस्त रिलेशन थी, बहुत ही शानदार रिलेशन, जिसमें कोई जिस तरह की चीजें पोर्ट्रे की जाती हैं। और ये भी नॉट ओनली हिम, एक और बहुत गलत फहमी और मिसकॉन्सेप्ट, मैंने भी अपने हिसाब से इस पे जितनी भी रिसर्च कर सकता था कि जी आर डी बर्मन ने कोई शैतानी की, कुछ नहीं था। आर डी बर्मन का मैंने एक दफा इंटरव्यू, ही सेड अ नाइस थिंग, सर किशोर का टाइम आ चुका था, विच आई थिंक इज द राइट वे टू से। लेकिन एक और चीज जो लोग भूल जाते हैं, उस टाइम के दौरान भी जो, जब किशोर को हर साइड से
आप देखिए उस दौरान रफी ने कितनी हिट्स दी हैं, और इंक्लूडिंग हिट्स एंड अवार्ड विनिंग सॉन्ग्स विद आर डी बर्मन। मतलब ये वो जमाना जिस जमाने को लोग ऐसे ही कहते हैं कि हाँ। रफी का दौर नहीं था। उस जमाने में 3 फिल्म फेयर। 3 फिल्म। नॉट ओनली दिस, आप देखिए, आप जब ये जो अब तो बहुत सारे लोग अब्रॉड गाना शायद, ये किसने शुरू किया? ये डायस्पोरा ने हंगामा किया, यूरोप में थे, यूएस में थे, मिडिल ईस्ट, भाई हमें रफी साहब लाओ यहाँ। तो रफी साहब को अपनी मंडलियां लेकर जाना होता था। हाँ, ये बिल्कुल ये पायनियरिंग इस पूरे मुआशरे में, मतलब पहली बार हुआ जो कि कॉन्सर्ट होते हैं, जो वर्ल्ड टूर्स होते हैं सबके, आज की तारीख में, वो सब रफी साहब ने शुरू और किया। सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे बड़े सगीर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पूरे साउथ एशिया में आप देख लें तो बिल्कुल। पहला जो है जाके इन्होंने किया, उसके बाद से ये ट्रेडिशन। अब ये भी होता है किसी बंदे ने यहाँ फिल्म इंडस्ट्री 2 गाने गाए, हिट हो गया, उसको फिर कुछ जरूरत है, अगर सांग नहीं मिलता वो उसको घूम रहा होता टूरिंग अराउंड द वर्ल्ड और उसको गाने मिल जाते हैं, यहाँ कोई मसला नहीं। ये रफी साहब का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और वो जो लाइव सॉन्ग्स उन्होंने स्टेज पर गाए हैं, उसमें रफी साहब का एक, इन गानों में जो उन्होंने फिल्मों के लिए गाए हैं, एक और पहलू भी निकल आता है कि अब फिल्म में क्या होता है कि एक सिचुएशन पे आपको गाना है, और सिचुएशन है 3 मिनट की। सो उसमें बड़ी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ये 3 मिनट से ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन स्टेज पर आपको वो बंदिश नहीं होती है। यही गाने जो रफ़ी साहब ने स्टेज पे गाए हैं और बहुत बाद में गाए हैं, यानी उनकी वॉइस क्वालिटी पे तब बहुत फ़र्क पड़ा था। हज़ारों गाने गा के बंदा दिन रात यही काम करता है तो आवाज़ पे कुछ तो कुछ असर पड़ता है। आप फिर देखिए कि वो जो स्टेज पे उनके साथ आपको मिलेगा, आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ है, उन गानों में क्या क्या तमाशे किए हैं उन्होंने, क्योंकि फिल्म में वो 3 मिनट का गाना है, इन्होंने स्टेज पे 10 मिनट गाया। जैसे ओ दुनिया के रखवाले, उसमें वो जब अंतरा गाते हैं, एक मेरे ख्याल में लंदन में उनका शो है, या इनके साथ थे जो रानी मुखर्जी की मदर थी, क्या व्हाट वाज हर नेम, वो बड़ी अच्छी सिंगर थी, जो भी मुखर्जी, तो उसके साथ ये गाया है कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार है। उसमें क्या तमाशे रफ़ी साहब ने किए हैं, वो कितना जबरदस्त तरीके। इनफैक्ट एक वीडियो अभी आजकल बहुत तैर रहा है जिसमें ये स्टेज पे गा रहे हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं। बिल्कुल। और साथ में वो एक उस जमाने में एक कॉमेडियन होते थे, जॉनी विस्की, हाँ, हैदराबाद के होते थे वो। जॉनी विस्की साहब जो है वो बगल में खड़े हैं, और वो उसमें आप देखिए कि वो बॉडी से भी इमोट मोहम्मद रफी कर रहे हैं। हाँ, जॉनी विस्की साहब उसमें ऐड कर रहे हैं। हाँ। बट वो कमाल का है, वो आप अगर गूगल करेंगे तो हमारे दर्शक मिल जाएगा। मोहम्मद रफी बड़े शरीर भी थे, वो नॉटी भी थे शरीफ होने के साथ। पतंगबाजी का बड़ा शौक था, कार का बड़ा शौक था, कार को बहुत वो खाने पीने की शौकीन, और उस पे उनकी वो भी बड़ी नाराज थी, और वजह भी शायद गालिबन ये हुआ कि चूंकि बिजी थे गाने के साथ और बहुत ज्यादा खाने के शौकीन थे, तो फिर अल्टीमेटली यू नो because diabetes था, वो the death was because of diabetes, uncontrolled diabetes। तो वो भी ये चूंकि आपने ओ दुनिया के रखवाले गाने की बात की है, रफी साहब ने जो भजन गाए हैं जी, मतलब शानदार, मतलब इसी फिल्म का जिसका ओ दुनिया के रखवाले, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, इसकी तो लोग हर दम मिसाल देते हैं इस भजन की। और इस भजन की एक और खूबसूरती भी, वो जो एक दौर था कि जो एक सिंक्रेटिक कल्चर था कि ये जो भक्ति में लिप्त और लीन भजन है, लिखा मुसलमान ने है, गाया मुसलमान ने है, कंपोज मुसलमान ने किया है। ठीक है जी। अब शायद आज के दौर में ये कितना फिट बैठे ये कहानी वो अलग बात है, या ज्यादा ही फिट बैठे आज के दौर में, लिखने वाला इसी गाने में देख लेना, जिस गाने की बात हो रही है, मंतरपत की बात हो रही है ना, नौशाद ने कंपोज किया, मोहम्मद रफी ने गाया और लिखा है। वो बड़े शानदार पोएट भी और लिरिसिस्ट भी, शकील एट पार विद साहिर रिजानवी, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, इसके बगैर भी जो कुछ और भजन गए, नॉन फिल्म भजन, इनका एक ख़याम के साथ, इनका और ख़याम के साथ कम गाया है लेकिन बहुत शानदार गाने गाए हैं, और उनके साथ प्राइवेट एल्बम भी बड़ा अच्छा इनका एक है। उसमें एक भजन है, वो आपको सुनना चाहिए, बहुत ही शानदार भजन है कि पाऊँ पढ़ूँ तोरे शाम ब्रिज में लौट चल, बहुत ही खूबसूरत। और मतलब आप कहोगे कि यार इससे बड़ा कृष्ण भक्त आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। वहां कोई नहीं कहेगा ये हाजी मोहम्मद रफी आ रहा है। हाँ, सोनू निगम ने बहुत अच्छी बात की थी, अभी यही सेंटेनरी सेलिब्रेशन पिछले साल दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था जी, तो उसमें उसने ये बहुत अच्छी बात कही थी। बोला था कि देखो, जब मोहम्मद रफी जब भजन गा रहे होते हैं ना, तो वो आपको लगता है कि कोई योगी भजन गा रहा है। बिल्कुल सही है। उसमें कहाँ पे क्या जोर देना है, कहाँ नहीं देना है, कहाँ पे आपको वो भाव दिखाना है कि मतलब आप जो एक वो समर्पण का जो एक भाव होता है भजन में, वो क्या कि वो
बोला मैं तो बहुत सिंगर्स को जानता हूँ, बड़े लोगों को जानता हूँ जो गाते हैं भजन, लेकिन वो उसमें बात नहीं होती क्योंकि वो समर्पण जो है वो उसमें नहीं दिखता। समर्पण नहीं नजर आता है जी। गाने में। अच्छा, इसी से मुझे एक और चीज याद आई, और डिवोशनल सॉन्ग की वही चीज होती है ना Exactly, कि हाँ, आप लिप्त हो जाते हो उसमें, आप बिल्कुल समर्पित हो जाते इट्स एन हो, एब्सोल्यूट सरेंडर। ऊपर वाले को समर्पित हो बिल्कुल जाते हो। बिल्कुल। अच्छा, इसी से मुझे एक और चीज ये याद आई कि देखें यही व्हाई ही इज द ग्रेटेस्ट, कि ये रेंज आप देखें, ये पेट्रियोटिक सॉन्ग सबसे ज्यादा किसके हैं? मोहम्मद हाँ, रफी के। कर चले भजन हम फिदा किसके हैं? कर चले हम मोहम्मद रफी के। जानो तन साथियों, Exactly. मदन मोहन अगेन हाँ, हो रहा और था। मतलब आप कोई भी 15 अगस्त हो और या 26 जनवरी हो और ये गाने बजते हैं और आप बिल्कुल उठा के बजते देख लें, चाहे कर चले हम फिदा आप कह रहे हैं, उसके अलावा मैं जैसे ये अपना हम लाए हैं तूफान से कश्ती कश्ती निकाल निकाल के, इसके अलावा जो भगत सिंह पे जो फिल्म थी शहीद, अरे हाँ, शहीद में तो उसका बहुत जो मनोज तो कुमार का हाँ कई लोग हैं, ऐ दुकान और वतन सिंगर ऐ हैं। वतन ऐ वतन हाँ। हमको तेरी कसम, और मतलब देयर इज द होल रेpertoire। नहीं नहीं नहीं, ऐ वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। अच्छा, अब देखें अगेन, ये सिर्फ पेट्रियोटिक सॉन्ग नहीं है। दिस इज व्हाट इन द वेस्ट यू कॉल इट अ फैनफेयर सॉन्ग। व्हाट इज अ फैनफेयर सॉन्ग? फैनफेयर वो होता है जिसमें आप ड्रम की बीट टक 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 टक, जिसमें आप मार्च कर हाँ, सकें, नहीं नहीं उसको फैनफेयर सॉन्ग। उसमें जबरदस्त वो तेरी जान उठ गई। बिल्कुल बिल्कुल, और और वो वो शिद्दत के साथ गाया है ऐसा कि आप इस हाँ। गाने पे परेड कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। मैं चाहूंगा दर्शक इस गाने को चलाएं और देखें, आप नहीं, उसमें बिल्कुल। चाहें तो No, no, परेड कर it's सकते a marching song. It's a marching It's a marching song, song. No doubt about that. तो अब आप ये रेंज देख लें कि इवन विद इन, अच्छा सिर्फ यही नहीं है, पंजाबी टप्पा देख लें, नहीं, पंजाबी तो उनके खैर मादे मदर जबान, टंग, हाँ वो तो हाँ उसमें मा- मदर टंग थी। हाँ, he was through and through a पंजाबी। हाँ, और मतलब बट पंजाबी जबान आना और टप्पा गाना, अच्छा, पंजाबी आपने अच्छा, मुझे नहीं पता आपने ये सुना होगा या नहीं सुना होगा। हीर तो खैर उनने मेरा नाम जोकर में भी बड़ी शानदार गई है, शंकर जी के सदके हीर तुझ पे, बहुत ही खूबसूरत। और हीर एक बड़ी एक जबरदस्त चीज है पंजाबी बिल्कुल। फोक म्यूजिक की। एक बाबा इनकी वारी प्रेम धवन ने इनके साथ एक बड़ी लंबी वो कंपोज किए हुए, मेरे ख्याल में इसमें एक आई डोंट नो हु इज सिंगिंग विद, एक सरदार थे, एक आसा सिंह मेरे ख्याल में मस्तान आसा सिंह मस्तान गा रहे हैं इनके साथ। लगभग 40-45 मिनट का ही। मिनट की वो एक यूट्यूब पे आप मोहम्मद रफी हीर ढूंढिए, आपको मिल जाएगी। इट्स एन ऑपरेटेड परफॉर्मेंस कि पूरा लगता है कि यार अब यहाँ पे स्टेज पे सिनारियो विजुअल्स नहीं है, बस ऑडियो है, लेकिन आप फील कर पाते हो जो एक ओपेरा में, जैसे वेस्ट में ओपेरा। हाँ हाँ, बिल्कुल आपको जिस तरह से गाया हुआ है और पूरी पंजाबी मस्ती के साथ गाया हुआ है, और जहाँ पे दर्द लाने की जरूरत है वहाँ वो लाते हैं, जहाँ पे सेलिब्रेशन की जरूरत है वहाँ पे ये, और बहुत ही जबरदस्त जहाँ पे पेथोस लाने की जरूरत है वहाँ पे वो लाते हैं। दर्शकों को बता दें कि ये हम बात कर रहे हैं बाबा वारिस शाह ने जो हीर रांझा लिखा है, तो वो जो सिंगर गाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हीर गा रहे हैं, जी। यानी उस कहानी को गा रहे हैं। बहुत बड़ी कहानी, बहुत लंबी है, तवील है, उसमें से छोटे छोटे टुकड़े लोग गाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे आपको और भी सिंगर्स जी, मिलेंगे जी, जो जी। इसमें इसको गाते हैं। हाँ, वो गुलाम अली ने गाई है, बाकी उसकी बहुत बात अभी कर रहे हैं। इसमें बहुत ही बढ़िया ये लाइक दिस कुछ ऐसे, छेती छेती चलो चना दिया पानिया, बहुत ही खूबसूरत। और वो ये जो उतार चढ़ाव फिर ये अपनी आवाज के साथ एफर्टलेसली खेलते थे, वो खेला है उसमें। एक चीज बस मुझे लगता है कि इसके बिना जो है ये रेpertoire जो है कंप्लीट नहीं हो सकता कि जब तक हम कव्वाली की बात ना करें। ओहो हो, कव्वाली पे आपने बात की तो मैं आपको बताता हूँ, एक मनाडे के साथ अक्सर ये कव्वालियां गाते थे, ना तो कारवां की तलाश है। हाँ, गालिबन वही कवाली थी, साहिर की लिखी हुई। मन्नाडे सेज कि भाई अजीम सिंगर थे, इससे कि जो ही जब मैंने पहली कुछ लाइंस गाई, फिर जब जो ही रफी ने अलाप दिया, मैं इतना मगन हो गया, मेरे होश उड़ गए, मैं अपनी लाइंस भूल गया। ये मन्नाडे का कहना है, दैट वाज मोहम्मद रफी। वो जब तान लेते थे या जिस तरह का वो अलाप देते थे, आप खो जाते हो उस अलाप में। आई मीन देखिए, इस शख्स का he was so into what he was doing कि ये आपको भी अपने साथ एक स्टेट ऑफ ट्रांस में ले जाते थे। यू नो, जब ये चाहे कोरस इनके साथ ही कवाली का हो या कुछ और, फिर उन लफ्जों को जो वो जितने वो इम्पैक्टफुल वर्ड्स होते थे, उनको मोहम्मद रफी ही अदा कर सकते थे। और कवालियां तो बेशुमार गाई हैं, बड़ी शानदार, खासतौर रोशन के साथ तो एक अलग ही। और इससे ये भी पता चलता है कि देखिए
कितने मेलिएबल थे। Exactly, the malleability of his voice was one of his greatest ग्रेटेस्ट। अब जैसे qualities. हमारे दर्शक जानते हैं कि जब ये जो चित्रपट संगीत जिसको हम कहते हैं वो जब शुरू हुआ, इनिशियल डेज में बंगाल और महाराष्ट्र से जो म्यूजिक डायरेक्टर आए थे उनका डोमिनेशन था। इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर जो उस जमाने के थे उनको यानी रिदम के लेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वो इंडियन क्लासिकल जी, ट्रेडिशन जी। से आए थे, सिंपल चलन होता जी, था, हाँ, हाँ। वो वैसे ही गाने बनाते थे। लीनियर सा वो एग्जैक्टली लेकिन उसमें एक और भी मसला था कि लीनियर होता था, इसलिए भी कि उनको नहीं पता था, पर ये भी था कि जो सिंगर्स थे वो उस क्वालिटी के नहीं थे, नहीं था, क्योंकि एक्टर सिंगर थे वो मजबूर होते थे कि मजबूरी में गाना पड़ता था। अब देखें इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो दो ग्रुप्स का है, जो बॉम्बे से जो पारसी अरेंजर्स आए और गोवा से जो कैथलिक अरेंजर्स आए। इन्होंने इंडियन फिल्म के ये जो फिल्मी म्यूजिक है इसके पूरे इकोसिस्टम को ही बिल्कुल वो सारा उसको जो एडवांसमेंट उसकी हुई, जो बेल्स एंड विसल्स आए और किस तरह से वो इसका पार्ट बन गए, वो ट्रांजिशन आपको 40s से 50s में दिखता है और 60s में जाके ये मुकम्मल हो जाती है। यानी 60s में एवरीथिंग हैज बीन डन टू परफेक्शन और हर चीज वहां पे वो आपको नजर आती है। अब आप देखिए 40 से 1944 में पहली सॉन्ग मोहम्मद रफी साहब की है। 44 से 1950 तक में अगर आप सॉन्ग्स देखेंगे 300-400 सॉन्ग्स होंगे, उससे ज्यादा उनके नहीं है। और वो एक किस्म के सॉन्ग है जो हम बात कर रहे हैं, जो प्री 50 के सॉन्ग है। अब 50s से जब आप 60s तक आते हैं, सडनली ये फैनफेयर आ गया, ऑर्केस्ट्राइजेशन आ गई, रिदम फास्ट रिदमिक सॉन्ग्स आने लगे। जी। और मोहम्मद रफी ऐसे उसमें स्लॉट इन कर जाते हैं जैसे कि इनके लिए बना। बिल्कुल एब्सोल्यूट। मतलब ए हसीना जुल्फों वाली गाना है, अब वो आदमी अभी देखिए कुछ दिन पहले तक ए दुनिया के रखवाले गा रहा था, लेकिन ए हसीना जुल्फों वाली गाना है तो ऐसा गा रहा है कि वो उसको पता है कि ये रिदम का स्ट्रक्चर कैसे यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ये जो मेलिएबिलिटी थी ना कि आप मतलब जमाना बदला तो आप जो है आप बदल गए नहीं, आप उस जमाने में खिल गए। लोग जो है जमाने बदलने के साथ साथ जो है उनका जमाना खत्म हो जाता है। आखिरी दिनों में दर्दे दिल दर्दे जिगर, बिल्कुल, और बिल्कुल लास्ट में आई थिंक 70 आखिरी बिल्कुल मौत से जस्ट पहले के ऋषि कपूर यंग सा चॉकलेट बॉय एंड मेगा हिट। और इनफैक्ट उनका रिवाइवल जी, ये वापस मोहम्मद रफी का जो रिवाइवल हुआ वो इन्हीं 3 फिल्मों से हुआ। जाहिर है उसके बाद बिल्कुल ही या अब्दुल्ला का आर डी बर्मन अगेन। हाँ, मैंने पूछा चांद से की देखा ऐसा तो वो बड़े वो उनकी अच्छा। But these two songs basically ये जो 70s में जो किशोर कुमार जो आ गए आगे होके, he was the best वो रिवाइवल जो है देखें और किसी का रिवाइवल नहीं हुआ। आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक से एक गाने वाला आया, सीएम दुर्रानी आए, आत्मा आए, आप नाम उठा के देख लीजिए, दत्त आई, मतलब आप नाम उठा के देख लीजिए। हाँ, सबके एक दो कुछ चंद साल के पीक थे, वो फिर वो गए तो वापस नहीं आए। सिर्फ रफी थे जो वापस सिर्फ मोहम्मद रफी आए, चाहे दुल्ला में हो। यहाँ पे मैं ये भी आपसे कहूँ ना कि मैं प्राइमरली मैं इस आर्गुमेंट के साथ भी एग्री नहीं करता हूँ कि वो गए। हाँ, क्योंकि और देयर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस टू बैक इट अप। जब आप बड़े आराम से थोड़ा रिसर्च करके देखते हैं, उस टाइम पे भी वो बहुत गाते थे। ठीक है, अब मल्टीपल रीजंस होते। देखिए उस टाइम पे राजेश खन्ना का दौर था, एक ग्रुप बन गया था, इनकी आवाज बन चुकी थी, फिट हो गए थे, वो बहुत गाते थे और फिल्म में भी सुपर हिट हो रही थी। या अमिताभ बच्चन, ये सब एक कॉम्बिनेशन होती है और वैसे भी इन मामलों में फिर कॉम्बिनेशंस चलती है। लेकिन इस दौरान भी इन सब के लिए गाते रहे रफी। और जो उस जमाने के लीड ये कंपोजर्स थे, लीडिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स हो गए, आर डी बर्मन था, एलपी थे, आपके कल्याण जी, आनंद जी वगैरह, ये सब रफी को गवाते रहे। बिल्कुल गाना ये गाते रहे, बिल्कुल गवाते रहे। कहीं पे भी ये नहीं हुआ कि इसको हद से ज्यादा ना इस चीज को स्ट्रेच भी किया गया है और हद से ज्यादा इस चीज को इट हैज बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। और आप ये वो दौर आपका है जो जिसको हम लीस्ट प्रोडक्टिव मानते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अब चूंकि लगभग सारी बातें तो मतलब जैसे हम बोला कि बातें तो खैर कभी खत्म होंगी नहीं, बट हमने कोशिश की कि चूंकि आखिरी में आपके फेवरेट 2 रफी के गाने, ताकि हमारे दर्शक जो आज रेड माइक पर ऐसी चर्चा हम लोग रफी की कर रहे हैं और हमारे तमाम जो देखने वाले हैं बहुत युवा लोग हैं, और हम चाहेंगे कि वो जो गाने, तो बहुत सारे रफी साहब के चर्चा हो ही गई शो में, लेकिन वो 2 गाने उनके जो आपके फेवरेट हैं, हम चाहेंगे कि हमारे युवा भी जाके सुने और उनको एंजॉय करें। आप देखिए अगेन बड़ा डिफिकल्ट चीज है, चूंकि आपने बोल दिया तो मैं दो तीन गाने में कोशिश करूंगा।
एक तो आप देखिए रफ़ी साहब का, आप नौशाद के लिए मेरे महबूब फिल्म का टाइटल सॉन्ग है, मेरे महबूब तुझे मेरी मेरी मोहब्बत की कसम, हाँ। वो सुन लीजिए। हल्के फुल्के एक दो साज ही उसके हैं, और स्टेज पे राजेंद्र कुमार है, वो गा रहा है, एंड बहुत ही खूबसूरत लंबा सा नगमा है, और बहुत खूबसूरत बोल लिखे हैं शकील बदायूं ने। मेरे ख्याल में ये सुन लेना चाहिए। फिर एक जो खयाम के लिए इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग गाया है, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी। ये दो गाने अगर देखिए, मुझे ये बड़ी तकलीफ हो रही है कि मुझे दो ही बोल दो पा ही रहा बोल हूँ। पा रहे हैं। हाँ, वही वो ट्राई ये बड़ा कर रहे अजीब सा है, ये मुझे अब इंस्टेंटली मेरे जहन में आ गए, तो ये सुन लीजिए। बहुत ही आप देखेंगे रफ़ी की, हम अक्सर देखिए, हम जब हम तलत महमूद की आवाज़ की बात करते हैं ना, वी कॉल हिम वेलवेटी तलत महमूद, क्योंकि एक मखमली वेलवेट। सॉफ्टनेस थी उनकी आवाज़ में। लेकिन अब जब आप ये कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की सुनेंगे, आप कहेंगे यार ये तो एक अलग ही लेवल की सॉफ्टनेस है। ये भी रफ़ी की, और बाय द वे ये मैं अक्सर कहता हूँ, इस पे मैं ये बता दूं कि रफ़ी की एक आवाज नहीं थी। रफ़ीज वॉइस वाज अ मल्टीट्यूड ऑफ वॉइसेस। वही मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी जो कह लें। आज किसी एक आवाज में वो गाएंगे, कल वो किसी और आवाज में गाएंगे, परसों किसी, यू गेट माय पॉइंट। वो इतना कुछ ये मतलब बंदा कहता कि यार ये किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ से यहाँ आते हुए। और बेशुमार हजारों गाने गाए हैं उन्होंने, जैसे आपने इंट्रो में ही कहा। इनफैक्ट इसको आप आज के ज़माने से कॉन्ट्रास्ट कर लीजिए। अगर आप कोई काम कर रहे हो और अभी के किसी भी सिंगर की गाने आपने पीछे चला दिया और सिर्फ उसके गाने चल रहे होंगे, तो 8 गाने गुजर जाएंगे, आपको लगेगा एक गाना ही चल रहा था। हाँ, वो क्योंकि उसका टेक्सचर सेम है, उसका रिदम सेम है। एग्जैक्टली। वो आपको लगेगा नहीं। देखिए ये आप मोहम्मद रफी साहब नहीं कर सकते आप। आपकी वॉइस का एक खास तरह का टिम्बर होता है। हम्म। इनको कोई खुदादाद सलाहियत थी कि ये उस टिम्बर के साथ भी खेलते थे। जहां आप ये जो मैंने बताया गाना कि कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की सुनते हैं, फिर आप लक्ष्मी प्यारे का गाना सुनिए, ओ मांझी चल, पूरा थिरकता हुआ ऑर्केस्ट्रा और गाना। या एक चंगेज खान फिल्म थी, उसका एक सॉन्ग था, मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। हाँ। ठीक है, अरे इंसान क्या, ये तो खुदा से डर नहीं सकती। उसके अंतरे में वो जब आवाज को, बंदा कहते हैं यार ये इस इतना चिल्लाने के बाद जिंदा कैसे बच गया। आपको कहीं पे फिर वो उस तरह की आवाज और उस तरह की येलिंग नहीं मिलेगी, और फिर बड़े आराम से वापस अस्थाई पर आना। शाही साहब, आपके दो गाने। मैंने तो कुछ गाने भी बताए जो, लेकिन अगर मुझसे ये कहा जाए कि दो और ये दोनों अगेन वो जो मैं कहता था कि नीचे के स्वर के गाने हैं, नीचे के सुर लगे हुए हैं उस पर बहुत, और बड़ा मुश्किल है गाना। एक तो मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था, बहुत खूबसूरत मदन मोहन की, और बहुत ही शानदार ये है। मैं चाहूंगा दर्शक इसको सुने। और बहुत एक मुझे ले चलो आज फिर उस गली में, बहुत ही और अगेन मेरे ख्याल शराबी फिल्म थी देवानंद की। और ये अगेन नीचे के बहुत ही और बहुत ही मुश्किल बहुत गाने हैं, और बहुत कमाल से गाए हैं, कमाल। बहुत खूबसूरत। ये जब सुनेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि हम किस शख्सियत के बारे में आज हमने बात की। बिल्कुल सही। मजा आया, बहुत चर्चा हुई, बातचीत हुई, गुनगुनाए भी हम लोग। और लता मंगेशकर से क्यों उनके मन मुटाव हुआ थोड़ा सा, और किशोर कुमार पे चर्चा हुई। लेकिन सब लोग, अगर कोई ये कहे, लेजेंडरी सिंगर मुकेश कह रहा है और किशोर कुमार कह रहे हैं अपने बच्चों से कि तुम मोहम्मद रफी के गाने गाओ, तो मतलब वो कंपटीशन ही नहीं था आपस में, और आज भी करना भी नहीं चाहिए। खैर, अब रफी की तुलना आप किसी से कर नहीं सकते, और चूंकि 100 वर्ष हो गए हैं, तो ये चर्चा, ये आइडिया शाही साहब और का था, और सर कश्मीर से दिल्ली आए तो आज हमने सर को निवेदन किया, और सर हमारे स्टूडियो में है। तो रफ़ी साहब को सुनिए, एंजॉय करिए। अक्सर क्वालिटी भी गानों में बहुत ज़रूरी है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।